लाइट का वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होगा बेटा, है ना। और मीडियम चेंज करेगा तो स्पीड बदलेगी, है ना बच्चा। मीडियम चेंज करेगा तो स्पीड बदलेगी, है ना। लाइट अगर सरफेस पे गिरेगा बेटा तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, ये सारा कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल, ठीक है ना बच्चा। अब देखो, लाइट travels light travels with the help of with the help of with the help of oscillating electric and magnetic field, है ना बेटा। oscillating इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। ठीक है, लाइट जब भी प्रोपगेट करेगा बेटा, लाइट जब भी प्रोपगेट करेगा विथ ए स्पीड ऑफ लाइट, है ना बेटा, इसके परपेंडिकुलर चुनो क्रॉस सेक्शन, इसके परपेंडिकुलर चुनो क्रॉस सेक्शन, ऐसा परपेंडिकुलर, ठीक बेटा। इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा आएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चा। ऐसे हमारा और ऐसे हमारा, है ना बेटा, ये दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, कैसा बच्चा, ओसिलेटिंग, है ना। तो देख बेटा, जब भी कभी हमें इक्वेशन ऑफ लाइट वेव कहा जाएगा, है ना बेटा, जब भी हमें इक्वेशन ऑफ लाइट वेव कहा जाएगा बेटा, है ना, तो तुम कहोगे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा बेटा इसमें, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है बच्चा, है ना। वेव हमारा किसके फंक्शन में, वेव हमारा किसके फंक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, है ना बेटा, साइन फंक्शन, ठीक है। इनोट हमारा क्या है, इनोट हमारा क्या है बच्चा, ये हो गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक बच्चा। और बिनोट हमारा क्या है, बिनोट हमारा है बेटा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगी, है ना बेटा। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा हमारा बच्चा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा। के हमारा क्या है, के बोलते हो ना वेव कांस्टेंट, बोलो बेटा, है ना। और हर एक वेव के लिए, हर एक वेव के लिए क्या होता है बेटा, के बराबर ओमेगा बाई वी, है ना। अभी क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई सी, अगर ये वैक्यूम में है तो, है ना, ठीक है। और फाई हमारा क्या है बेटा, तो कहेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये है बट्टा फेज, और फाई क्या है, इनिशियल फेज, है ना बेटा। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से तुमने पढ़ा था स्ट्रिंग वेव साउंड वेव में, है ना बेटा। स्ट्रिंग वेव साउंड वेव में जो तुम पढ़े हो एग्जैक्टली वही सेम फॉलो करना है हम लोग को, ठीक है। लिख लो, शुभम बोलो बेटा। सर वो क्लास मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, तो सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। बस यही है, वही पॉइंट लिखा है मैंने, यही पॉइंट किया क्या, ये बात करनी है बेटा वेव ऑप्टिक्स की, है ना, जिसमें लाइट को एज ए वेव समझना है ना बेटा। लाइट जो है फॉलो करेगा सारा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। लाइट को ट्रेवल करेगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सुमित बोलो। सर न्यूक्लियर फिजिक्स में गामा डी के बच रहा है सर। अरे बच्चा, उसमें गामा डीके के बारे में कहा तुमको था ना मैंने, गामा डीके हमेशा अल्फा डीके के साथ होगा, अल्फा डीके या बीटा डीके, है ना बेटा। कब होगा ये, जब न्यूक्लियस टूटने के बाद भी
एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, समझा? अच्छा सर, न्यूक्लियस तो रहेगा अलग से, एक्साइटेड स्टेट में। हाँ अच्छा, ठीक। ठीक सर, यस गामा सर। डीके के बाद अल्फा डीके के साथ हो चुका था बेटा। सर गामा गामा पार्टिकल वो है क्या, एंटी पार्टिकल है? नहीं बच्चा, गामा पार्टिकल सिर्फ फोटॉन्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स हैं। यस सर, एक्सरे से भी हाई एनर्जी होती है ना सर इनकी? हाँ बिल्कुल सही बात। जी सर। आदित्य बोलो। सर लाइट के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होना चाहिए ना, अगर एक भी हाँ मिसिंग बच्चा हुआ तो बिल्कुल नहीं सही होगा। बात, दोनों चाहिए थैंक यू सर। और दोनों परपेंडिकुलर। यस सर। आशीष। सर ये बोल रहा हूँ, ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है ना? हाँ बेटा बिल्कुल। श्रेयांश। सर इसमें ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में रहते हैं ना? हाँ बेटा बिल्कुल, उनका सिर्फ डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है फिर। बस बस बस। थैंक यू। टेस्ला साहब बोलिए। सर ये जो डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो उसमें कुछ एक्सप्लेन किए थे क्या सर? हम थोड़ा सा लेट से आए। बेटा एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये समझो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर ओके है ना। जिस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट होगा बेटा, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके सर। कुशल। सर जैसे हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम कोई पार्टिकल चलता है तो उसकी जो स्पेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर से बोलना एक बार। सर जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इन्फिनिटी से हाँ पी पर आया, हाँ तो इन्फिनिटी से पी में जो जगह है उस स्पेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। बिल्कुल सही बात। तो फिर लाइट में कैसे होता है? लाइट में एनर्जी स्टोर नहीं होती, लाइट तो एनर्जी का फ्लो है ना बेटा, लाइट में एनर्जी का फ्लो है ना। लाइट सर। जब भी किसी पार्टिकल से निकलती है तो कैसे निकलती है पता है ना तुमको? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, डी एक्साइट होता है, तो फोटोन निकलता है ना बेटा। यस सर। मतलब इसका ओरिजिन क्या है? चार्ज पार्टिकल है ना। चार्ज पार्टिकल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना बेटा, बोल। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया चार्ज पार्टिकल, ठीक है बेटा। और ये फोटोन जो है ना, इस तरह से ट्रेवल करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को रिक्रिएट करते हैं। बात समझा? यस सर, समझ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने आगे क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसे पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, यस ठीक है। थैंक यू। ओके बच्चा। विश्वेश माथुर। सर मैं ये पूछ रहा था कि इस चैप्टर में पिछले कौन से चैप्टर्स का यूज आएगा, तो उसको क्या स्ट्रिंग एक वेव, बार साउंड रिवाइज? वेव, बस दो ही आएंगे सर? बस बस हाँ। थैंक यू सर। अपराजित बोलो बेटा, अपरजित। सर आप लिखे हैं सर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई है या जाई सर? फाई है बेटा, वो कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट। थैंक यू सर। निमिस। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फाई सेम होगा क्या इनिशियल फेज? हाँ सेम फेज मानते हैं बेटा इनका। यस सर, ठीक है। कुणाल। सर ये जो लाइट है इसके अंदर स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव दोनों के कॉन्सेप्ट, मतलब वो जो लाइट है हाँ वो दोनों दोनों के के कॉन्सेप्ट पे इस्तेमाल है, बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके दोनों के इस्तेमाल होंगे, है ना। यस सर। तो जो मतलब फॉर्मूलेशन बेसिक वही होंगे जो चाहिए स्ट्रिंग और साउंड वेव में जो पढ़े थे। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। भावेश। सर वो E और B परपेंडिकुलर है तो वहां पे कॉस नहीं आएगा क्या B के इक्वेशन में? बी के इक्वेशन में फेज डिफरेंस नहीं है बच्चा ना, ये पाई बाय 2 जो है बेटा फेज डिफरेंस नहीं है, वो एंगल है, समझा। तो देखो बच्चा, ये कैसा वेव, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? बोलो बेटा, कैसा वेव है ये? ट्रांसवर्स वेव है ना बेटा, है ना बच्चा? क्या है ये एक ट्रांसवर्स वेव है ना बेटा। ये एक ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव बेटा,
ये ट्रांसवर्स है और नॉन मैकेनिकल वेव है ना? दिख रहा तुमको ना कि लाइन के परपेंडिकुलर ये कर रहा है बेटा ऑसिलेट, तो ये क्या है? ट्रांसवर्स है, नॉन मैकेनिकल, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। समझा बेटा? ठीक है, इसलिए इसमें बहुत कुछ हमें इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग वेव जैसा, है ना बेटा? है ना? ठीक है, तो मेनी थिंग्स कैन बी compared with wave on string। जो स्ट्रिंग वाला वेव तुम पढ़े हो ना बेटा, उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है ना? अब बताओ स्ट्रिंग वेव कैसा है बेटा? स्ट्रिंग वेव हमेशा एक लाइन में चलती है ना, बोलो बेटा। स्ट्रिंग वेव क्या होती है? एक लाइन में चलती है ना बेटा? ये क्या है? लीनियर वेव है ना बेटा? लेकिन सोचो जो तुम्हारा साउंड वेव था बेटा, वो कैसा था बताओ? साउंड वेव था बेटा 3 डायमेंशनल ना, एक जगह पे सोर्स अगर डिस्टरबेंस कॉज करेगा तो चारों तरफ ट्रेवल करेगा बच्चा, चारों तरफ ट्रेवल करेगा ना इसका, बिल्कुल वैसे ही लाइट भी ट्रेवल करेगा, है ना? तो लाइट का इंटेंसिटी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन तुम कैसे ट्रीट करोगे? साउंड वेव जैसा, है ना बेटा? ठीक है, तो क्या कहोगे? प्रोपगेशन एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा? क्या कहेंगे? इज लाइक साउंड वेव, है ना बेटा? साउंड वेव के जैसा कहोगे, ठीक है बच्चा? तो साउंड वेव जैसा मतलब क्या हुआ? साउंड वेव के जैसा का मतलब क्या कहते बेटा? याद कर हम लोग कि इंटेंसिटी जो होगा बेटा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना बेटा? किसके लिए? फॉर पॉइंट सोर्सेस, है ना बेटा? पॉइंट सोर्सेस के लिए क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा बेटा, है ना? ठीक है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगा? एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, तो कहोगे इंटेंसिटी जो होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, है ना? देख बच्चा, लाइट का मूवमेंट, ट्रैवलिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से होता है ना बेटा? है ना? लेकिन हम लोग यहाँ पे मेनली फोकस कर रहे हैं किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है बच्चा? इक्वेशन ऑफ लाइट वेव मतलब तुम कहना इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है ना? बात समझ में आ रहा है बेटा? हमारा फोकस कहाँ रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फोकस रहेगा, ठीक है बच्चा? नोट कर ले इसको। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, है ना बेटा? प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट के वेव नेचर को इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ही प्रूव करता है, ठीक है बच्चा? ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल लिखा है बेटा। कुणाल बोलो। सर वो पहले से खड़ा हुआ था। राज। सर लाइट तो सर हेलिक्स के फॉर्म में चलेगा ना? लाइट कैसे चलेगा? सर हेलिक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेगा ना? इसमें क्यों? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लग रहा है तो नहीं, लाइट कोई चार्ज पार्टिकल थोड़ी है बेटा, लाइट तो फोटोन है ना। हाँ, तो वो सर जैसे साउंड वेव चलता था ना, मतलब अप्स एंड डाउन, बस एक मतलब टू डायमेंशन में, या फिर हेलिक्स ये 3D में भी चलेगा? बच्चा तुम अगर सोचते हो कि वेव ऐसे चलता है तो तुम गलत सोचते हो। वेव ऐसे नहीं चलता कभी, वेव तो हमेशा ऐसे ही चलता है। वेव हमेशा यूं ही चलता है बेटा। जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी ऐसे ऑसिलेट करते हैं और कभी ऐसे ऑसिलेट करते हैं, बोलो। यस सर। है ना? ऐसा तो ग्राफ बनता है बेटा, Yes, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना?
फिर समझ। Interference and diffraction proves wave nature of light. आयुष बोलो। नो सर, बस वही पूछना था सर, प्रूफ सर वो क्या लिखा हो तो प्रूफ। समझ गया ना? हाँ। अंकित। हेलो। हाँ बोलो बच्चा। तब बोल रहे रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी अपलोड कर दिया सर, छूट गया आगे का। ठीक ठीक कर दूंगा बच्चा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। देख बेटा, वेवफ्रंट थ्योरी है ना बेटा, इसी को बोलते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, है ना बेटा, इसी को बोलते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, है ना बेटा। सबसे पहले इसी ने क्लेम किया था कि लाइट हमारा क्या है बच्चा, वेव है ना। तो देखो बेटा, वेवफ्रंट थ्योरी क्या कहता है, देख बच्चा, वेवफ्रंट थ्योरी ये कहता है कि देखो जब भी कोई सोर्स रखा होता है ना बेटा, तो सोर्स क्या करेगा, सोर्स अपने चारों तरफ वेव डिस्ट्रीब्यूट करेगा बेटा, ठीक है। वेव है, सोर्स जो है अपनी चारों तरफ वेव प्रोजेक्ट करेगा बेटा, बोलो है कि नहीं, है ना बेटा। वेव फ्रंट जो हमारा क्या बनेगा, तो कहना बेटा कि वेव फ्रंट एक इमेजनरी सरफेस है। क्या है बेटा, वेव फ्रंट एक इमेजनरी सरफेस है ना। लिख दे रहा हूं, वेव फ्रंट है ना बेटा, क्या है एक, ये है इमेजनरी सरफेस है ना बेटा, क्रिएटेड, इसको बनाया जाता है ना, बाई ज्वाइनिंग all the points in space, है ना बेटा, which oscillating in same phase, है ना बेटा। मतलब सोचो, लाइट जब चारों तरफ आएगा बेटा, है ना, तो देखो एक वेव ऐसे गया, एक वेव ऐसे गया, एक वेव ऐसे गया, है ना बेटा, ठीक है। तो वेव जो आगे बढ़ रहा है ना, इसका फेज क्या लिखते हो, तो इसका फेज लिखते हो बेटा, फेज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना। तुमने कहा था बेटा कि फाइव तो कांस्टेंट है, और अब मैं बोलूं एट द सेम इंस्टेंट का मतलब क्या हो गया, ओमेगा टी भी सेम हो गया, बोलो बेटा, है ना। तो ओमेगा टी सबका सेम है ना। अब बताओ, इस फेज को सेम करने के लिए हमें कौन सी चीज को सेम करनी पड़ेगी, एक्स। अगर एक्स सब में तुम सेम कर दो बेटा, तो फेज सेम हो गया, है ना। एक्स क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, है ना बेटा। मतलब जितनी दूरी यहां पकड़ो, उतनी ही दूरी यहां पकड़ो, उतनी ही दूरी यहां पकड़ो, उतनी ही दूरी यहां पकड़ो, है ना बेटा। अब इन सबको आपस में जोड़ दो बेटा, है ना, इन सबको आपस में जोड़ दो, है ना बेटा। यही क्या हमारा है, वेव फ्रंट, समझा बच्चा। यही हमारा क्या है, वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। वेव फ्रंट क्या है बच्चा, एक इमेजनरी सरफेस है। वेव फ्रंट हमारा क्या है, एक इमेजनरी सरफेस है, जो कि सेम पॉइंट पे सेम टाइम में ओसिलेट करते हैं सेम फेज पे, है ना। वेव फ्रंट्स आर द इमेजनरी सरफेस क्रिएटेड by joining all the points in space oscillating in same phase at the same instant, समझ गया बेटा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेव फ्रंट, ठीक है। सोर्स के साथ जो डायरेक्टली लिंक होगा बेटा, वो क्या होगा, वेव फ्रंट, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट सोर्स है बेटा, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा वेव फ्रंट, है ना बेटा। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट का शेप कैसा बोलेगा, तो कहोगे अगर शेप की बात करनी है बच्चा हमें, शेप ऑफ वेव फ्रंट, है ना बेटा, कि वेव फ्रंट का शेप कैसा है ना। तो अगर कहोगे बेटा कि मेरे पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स है बेटा, या फिर स्मॉल स्फेरिकल सोर्स हो, है ना बेटा, पॉइंट सोर्स हो
या छोटा स्फीयर हो बेटा, है ना, तो क्या कहोगे? अगर स्फीयर बन गया बेटा, ये लाइट का है सोर्स, है ना, लाइट का है सोर्स, चारों तरफ बराबर दूरी में ज्वाइन करेंगे तो स्फीयर बनेगा बेटा। ऐसे ऐसे बनेगा वेव फ्रंट्स, बोलो बेटा, ऐसे ऐसे बनेंगे बेटा वेव फ्रंट्स, बोलो, है कि नहीं? ठीक है बच्चा, अब बताओ ये जो हमारे बनेंगे बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, है ना बेटा, इन सब में इसका 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 फेज सेम की डिफरेंट, बोलो सेम, और इसका इसका ये भी सेम, है ना बेटा, तो कहेंगे यहां पर हर पॉइंट का फेज कितना? θ1, हर पॉइंट का फेज θ1, फेज में लिख रहा हूं बच्चा थीटा से, है ना। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट एक अलग फेज का होगा, है ना, ये हमारा मान लेते हैं θ2 का होगा, तो क्या बोलोगे? सारे पॉइंट पे कितना फेज? θ2, है ना बेटा, इस पॉइंट पे सारा फेज θ3, है ना, और वेव यहां कैसे ट्रेवल कर रहा है? वेव ट्रेवल कर रहा है बच्चा ऐसा, बोलो, वेव ट्रेवल कर रहा है ऐसा, बोलो, समझा ना? तो वेव का जो प्रोपगेशन होता है बेटा वो हमेशा कैसा होगा? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, है ना, लिख लो। डायग्राम मान लो बच्चों, अमन बोलो बच्चा। सर इसके अंदर फाई कांस्टेंट कैसे है? फाई तो वेव कांस्टेंट नाम से नाम ही है बेटा, फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑसिलेशन स्टार्ट कहां से हुआ, है ना। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। माही सर आप इमेजिनरी सरफेस के बाद क्या लिखे हैं इधर? जी, इमेजिनरी सरफेस क्रिएटेड। सौरभ पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रखी है। बोलो बोलो। लास्ट में सर ऑसिलेशन सेम नहीं। अच्छा अच्छा, सब कंप्लीट नहीं किया मैंने। इन सेम फेज एट सेम इंस्टेंट, है ना। लोकेंद्र बोलो बेटा। लोकेंद्र निखिल कुमार। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है सर। हाँ बच्चा, नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं। कौन सा बोर्ड है ये सर? ये सेकंड है, सेकंड पेज है। जो सेकंड पेज है सर। सर लेट ज्वाइन किया हूँ सर, अभी कनेक्ट किया था सर। अपलोड कर दीजिएगा सर, ये अपलोड कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। निमिष। सर इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा क्या? इंटेंसिटी डिपेंड करेगा बेटा, दोनों में बढ़ जाता है हमेशा, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं ना। यस सर। आदित्य। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने पहले बताया था कि फोटॉन्स पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात। तो फिर लाइट को ट्रेवल करने के लिए ये नेसेसरी क्यों हुआ सर? अरे बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी का पैकेट होता है क्रिएट, समझा। और वो एनर्जी का पैकेट जो है बेटा वो फोटोन है। अच्छा, फोटॉन्स क्रिएट ही उसकी वजह से होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट हो रहा है बेटा फोटॉन्स। ओके सर, थैंक यू सर। हर्ष। एक बार वापस से बता दो सर, ये ओमेगा टी कैसे कांस्टेंट होगा? मैंने लिखा ना सेम इंस्टेंट एट द सेम टाइम, टाइम सेम कर दिया तो ओमेगा इनटू टी सेम ना बेटा। यस सर, यस सर। ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी है। यस सर। आशीष। सर ये शेप ऑफ वेव फ्रंट लिखा है कि स्लोप ऑफ वेव फ्रंट?
सेप लिखा है बच्चा, सेप, सेप है ना। तो पॉइंट सोर्स की वजह से बनेंगे बच्चा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, है ना। ठीक है, अब देख बच्चा, अगर मैं कहूं कि सिलेंड्रिकल सोर्स है तो देखो, अगर कहेंगे बच्चा कि सिलेंड्रिकल सोर्स है या लीनियर सोर्स है ना, सिलेंड्रिकल सोर्स या लीनियर सोर्स, है ना। ये हमारा सोर्स अगर इस टाइप का मान ले बच्चा, सोर्स एक बहुत लंबा लाइन, बहुत लंबा एक सोर्स है, तो इसकी वजह से कैसे बनाओगे वेव फ्रंट, बराबर दूरी पे लोगे बच्चा तो सिलेंड्रिकल बन जाएगा ना, बोलो बराबर दूरी पे लोगे बेटा, है ना। तो ऐसा बनेगा बेटा, बोलो ये बनेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, है ना। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है बच्चा। अब मैं कहूं कि एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, है ना बेटा। सोर्स चाहे कैसा भी हो, सोर्स चाहे कैसा भी हो, अगर सोर्स से बहुत ज्यादा दूरी पे चले जाओ बेटा, तो बहुत ज्यादा दूरी पे आओगे तो कैसे बोलोगे कि लाइट का प्रोपगेशन कैसे मानते हो बेटा, पैरेलल बीम में बोलो। ऐसा कोई लाइट का सोर्स मतलब ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर हो, उसका रे कैसा मानते हो, पैरेलल। जब रे मानते हो बच्चा पैरेलल, है ना, तो पैरेलल रेस का परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ऐसे ना बन जाएंगे बेटा प्लेन्स, बोलो ऐसे बन जाएंगे प्लेन्स। तो इसके क्या बनेगा बच्चा, इसका बनेगा हमारा प्लेन वेव फ्रंट्स, इसका बनता है बच्चा प्लेन वेव फ्रंट्स, है ना। ठीक है, तो वेव फ्रंट्स की अलग अलग शेप होते हैं बेटा। अंशुल बोलो। सर जो लाइट है उसका दो मतलब इलेक्ट्रिक वेव और जो मैग्नेटिक वेव है दोनों को मिला के ही लिखता है, कुछ एक नहीं है, मतलब दोनों कंबाइन नहीं कर सकते। बेटा इस बात समझो बेटा, आगे पढ़ोगे तो जानोगे तुम चीजें कि इंपॉर्टेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और फिर मैग्नेटिक फील्ड से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसे इतने जानते हो ना, फोटोन निकलता कैसे है, तो कहोगे एटम में जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आता है तो निकलता है इलेक्ट्रॉन, फोटोन निकलता है, बोलो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चा, चार्ज पार्टिकल है रे। तो चार्ज पार्टिकल अपने एनर्जी का लेवल चेंज करता है तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बाहर निकल जाता है उससे, है ना बेटा। तो चार्ज पार्टिकल जब अपना लेवल चेंज करेगा बेटा, तो अपने आसपास के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा ना, बोलो। यस सर। तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और उसके वेरी करने से फिर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूं समझ लो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या समझो, यूं समझो कि तुम्हारे पास, यूं समझो बेटा, तुम्हारे पास एक लाल कलर की ईंट है, सुन रहे हो बात। तुम्हारे पास एक लाल कलर की ईंट है और तुम्हारे पास एक ब्लू कलर की ईंट है ना। और तुम्हें एक रास्ता पार करना है, तो क्या करोगे, लाल की ईंट रखोगे, चढ़ जाओगे, पीछे ब्लू को उठा के आगे रखोगे, बोलो, फिर ना, फिर आगे चढ़ोगे ब्लू वाले पे, फिर रेड लाइट पे आगे चढ़ोगे, बोलो, यही होगा ना। एक दूसरे को चेंज करते हुए आगे बढ़ोगे ना बेटा। यस सर। तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, और फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से एक दूसरे को रिक्रिएट करते हुए लाइट आगे बढ़ता है बच्चा, ठीक है। इसका मतलब सर जो इलेक्ट्रिक वेव है उसी को मेन मानना है। हाँ, मेन उसी को मानना है अभी। ओके सर, थैंक यू। सियान बोलो बेटा। बोलो बोलो। अनु बोलो बच्चा। सर जैसे सर एक जो सर पॉइंट चार्ज है जैसे रेस्ट में, हाँ बच्चा, हाँ तो सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और सर जब वो वही चार्ज सर मूव करने लग जाएगा तब सर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। बिल्कुल। तो सर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मूव करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलते एग्जैक्टली बेटा। तुम ईएमआई वगैरह पढ़ लिया ना रे। यस सर। तुम देखा ना चीजों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट आता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड वो सिलेक्ट करता है तो फिर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तुम तो पढ़ चुके हो बातें हैं सब, कि दोनों sir. एक दूसरे को क्रिएट करता है बेटा, है ना। अमित, ये सर हो गया, यही बोलना था, वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपने सही ओके कर दिया। बच्चा। सुमित, सर अगर ये लाइट मूव कर रही है तो किसी चार्ज पार्टिकल पे लॉरेंस फोर्स अप्लाई करेगी क्या? भाई मेरे, ये एक एनर्जी का पैकेट है, कोई मैटर थोड़ी है रे ये, क्योंकि मैटर थोड़ी है कि चार्ज है मास सोच रहे हो तुम इसके बारे में, ये तो एनर्जी का पैकेट है, इसमें थोड़ा रेस्ट मास होता ही है, कोई चार्ज नहीं होता। जब चार्ज होता ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या फर्क पड़ता है इसको, है ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोटोन आगे बढ़ पा रहा है, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा नहीं है बच्चा। ठीक सर। अमन, सर इसके अंदर अपन ने जो इसका ये फेस डिफरेंस बताया, ये तो अपन ने पार्टिकल की वजह से बताया सर, अगर अपन इसका वैक्यूम में बात करें तो क्या होगा? ये कैसा कौन सा वेव है बेटा ये? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक वेव। इलेक्ट्रो नॉन मैकेनिकल वेव बेटा? यस सर। नॉन मैकेनिकल वेव है ना। अच्छा बताओ, स्ट्रिंग वेव में या साउंड वेव में तुम पार्टिकल के ओसिलेशन की बात करते थे ना, बोलो। यस सर। है कि नहीं? यहाँ तो पार्टिकल है ही नहीं, यहाँ कौन कर रहा है ओसिलेट? वेव। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है बेटा ओसिलेट, यहाँ पार्टिकल है ही नहीं, हम तो वैक्यूम में बात कर रहे हैं, हमारी पूरी बात ही वैक्यूम में हो रही है। ओके सर। शुभम सर वो एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स वाला बता दीजिए, नवा थोड़ा नेटवर्क चला गया था। अच्छा बेटा, अर्थ हमारा राउंड है, अर्थ हमारा स्फेरिकल है, ये तुम जानते हो कि या पढ़े हो? पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। नहीं जानते तुम बिल्कुल नहीं हो। हैव यू एवर सीन अर्थ? नो सर। नहीं ना, तो नहीं जानते ना। अगर मैं बोलूं गेंद स्फेरिकल होता है, गेंद स्फेरिकल होता है, ये पढ़े हो कि जानते हो? सर पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। नहीं, गेंद पढ़े नहीं, गेंद नहीं पढ़े स्फेरिकल होता है, गेंद देखे हो, उस शेप को तुम बोलते हो कि स्फेरिकल होता है। तुमने स्फेरिकल शेप पहचानना ही शुरू किया गेंद से, बोलो। यस सर। राइट ना बेटा, है ना। तो अर्थ जो हमारा इतना बड़ा शेप है बेटा, इसलिए हम पहचान नहीं पाते ना कि प्लेन है कि नहीं, हमें लगता है अर्थ प्लेन है, लेकिन है क्या ये? स्फेरिकल, है ना। वैसे ही समझ, जब दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी बेटा तो कर्वनेस को हम नहीं पहचान पाएंगे ना। यस सर, नहीं पहचान पाएंगे तो हम समझेंगे फ्लैट है। ठीक है सर। रोशन सर मैं बोल रहा था, ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे, ये कोई भी तरह के सोर्स के लिए अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखे तो किसी के लिए हमेशा तो नहीं करते। ऑप्टिक्स से पढ़े थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कि ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी शेप का हो, ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर होता है तो रे कैसे लेते थे हम लोग? पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते थे ना बेटा हमेशा। ठीक है, देख बच्चा, यूं समझना बेटा कि अगर सोर्स हमारा होता है बेटा, तो ये सोर्स से हमारे बनते हैं क्या? ये वेव फ्रंट्स, ये सब बने बच्चा वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या है? तो कहेंगे वेव फ्रंट्स हमारे वो हैं जो किसी भी सोर्स के निकलने वाले वेव में अलग अलग पॉइंट्स का, जिनका की फेज सेम होता है, उनको जोड़ करके हमने सरफेस बनाया क्या बच्चा? वेव। तो बनाया बोलेंगे उसको हम वेव फ्रंट, है ना। तो सोर्स के साथ जो डायरेक्टली लिंक होगा बेटा, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? प्राइमरी वेव फ्रंट। ये हमारा क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट है बेटा, ठीक है ना। लेकिन सोचो बेटा, इस वाले पॉइंट का जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिक्रिएट कर रहा है बच्चा, बोलो, है ना। इसका मतलब अपने आगे वाले पॉइंट के लिए ये जो है एक नए सोर्स जैसा बिहेव करता है, ठीक है। क्या कहोगे बेटा? एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स। समझा बच्चा?
इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं इन सब को। ये सब भी क्या होगा? अपने आगे वाले के लिए एक नए सोर्स जैसा बिहेव करेगा। ठीक है बच्चा? अब कहेंगे वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स ड्रॉन, वेव फ्रंट्स ड्रॉन फ्रॉम these sources, these secondary sources, these secondary sources, है ना बेटा, are called wavelets। समझा बेटा? या कहते हैं और सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट या बोलते हैं बच्चा वेवलेट्स। इन सबको भी एक पॉइंट सोर्स जैसा मानो और इन सब से भी बनाओ वेव फ्रंट्स, है ना बेटा? इन सब को भी तुम पॉइंट सोर्स जैसा मानो और इससे भी बनाओ वेव फ्रंट। यही हमारा क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट का ही एक और नाम है क्या? वेवलेट्स। ठीक है बच्चा? लिख लो। ओम बोलो बेटा। नो सर, मैं बोल रहा था सर, मतलब ये क्या बोलना चाह रहे, मतलब ये सोर्स की तरह कैसे एक्ट किया? देख बेटा, मैंने कहा था ना, हर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आगे वाले पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। बोलो। यस सर। जैसे कि मैं तुमसे सबसे पहले क्या कहा कि इस सोर्स से लाइट कैसे निकलेगी, तो बोलोगे इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो एनर्जी का पैकेट आगे बढ़ता जाएगा, है ना? तो इस तरह से इस वाले पॉइंट तक फोटोन आ गया। जब फोटोन यहां पहुंच गया तो इस वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है अपने आगे वाले पॉइंट पे क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो अपने आगे वाले पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने का कारण कौन है? यही पॉइंट है ना? यस सर। तो अपने आगे वाले रास्तों के लिए ये सोर्स है। यस सर। अच्छा, वो खुद ही जनरेट करता जा रहा है उसका मैग्नेटिक बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लाइट समझो, लाइट अपना खुद का रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती है, यही समझो। मतलब सोर्स उसको बस एक बार एनर्जी देता है, फिर आगे वो धीरे धीरे जनरेट करते करते आगे जाता है। ओके। निमिष फिर ऐसे तो जो सेकेंडरी से निकला वो भी वेव फ्रंट वही बनेगा अपना। बिल्कुल सही, वही बनेगा, तो टर्शियरी बनेगा, बन जाएगा, इनफैक्ट बनता रहेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन आगे इंटेंसिटी कम मानते जाएंगे ना उसका हम लोग। यस सर, 0 होते जाएगा। श्रेयांश सर, आपने ये प्राइमरी वेव फ्रंट का क्या बताया डेफिनेशन सर? जो सोर्स के वेव के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो, है ना, उससे बनने वाला वेव फ्रंट क्या हुआ? प्राइमरी, है ना? और वेव फ्रंट के पॉइंट को सोर्स मान करके आगे बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। कुशाग्र सर, जो इससे पहले अपन ने कहा था वो साउंड वेव के लिए भी था, और ये साउंड वेव के लिए नहीं होगा ना, सेकेंडरी वेव फ्रंट वाला? फिर से बोलना एक बार। सर, अपन ने इससे पहले जो कहा था कि वेव फ्रंट बन रहे हैं वो साउंड वेव साउंड के एप्लीकेबल है, लेकिन सेकेंडरी में नहीं बोलेंगे ना बेटा, क्योंकि साउंड में एक दूसरे को रिक्रिएट करने वाली बात नहीं होती है ना। यस सर। ओके सर। आरुषि बोलो। सर, अगर कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा सिलेंड्रिकल सोर्स की जगह तो तुम्हारी आवाज बहुत ही कम आ रही है बच्चा। सर, कोई भी सोर्स होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा हाँ, की जगह तो भी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ही बनेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिलेंड्रिकल सोर्स की जगह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कोई भी होगा, हाँ 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 सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ही बनेगा। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, अगर डिस्टेंस ज्यादा लेते हैं तो। डिस्टेंस तो सर फिर देख बेटा, मैंने तुम्हें सुनो, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए ना, लीनियर क्या सिलेंड्रिकल बनेगा, पॉइंट का स्फेरिकल बनेगा, है ना? लेकिन ये मत सोचो बेटा कि दुनिया में इतने ही तरह के होते हैं वेव फ्रंट। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए दो, है ना? हो सकते हैं बहुत सारे शेप के, ऐसे बहुत सारे शेप का जिसका शेप का हम नाम ही नहीं जानते हो। ठीक है, थैंक यू सर। अमन
सर इसके अंदर अपन ने ये वेव फ्रंट इसलिए कहा क्या, क्योंकि वहाँ पे एक सोर्स था। पर सर अगर अपन सेकेंडरी वेव फ्रंट की बात करें, वहाँ पे तो कोई सोर्स नहीं है ना सर, वो तो कंटिन्यूअस व्हाट इज सोर्स? व्हाट इज सोर्स? सर सोर्स जहाँ से ये वेव निकलती है। वेव कैसे निकलेगी? सर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज करेगा तो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वही सोर्स है। यस सर। राइट, ये बात समझा? और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया मैग्नेटिक फील्ड, है ना? मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2 लिखते जाओ, लाइन से लिख लो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब ये समझना कि 1 को बना रहा है 2 और 2 को बना रहा है 1, यस है ना बेटा? और तुम कितने भी आगे चले जाओ 1 2 1 2 हर जगह मिलेगा तुमको ना। यस सर। तो अगला 2 के लिए कौन जिम्मेदार? पीछे वाला 1। हाँ। तो अगला 2 का कौन सोर्स? 1। अब समझ में आया? यस सर। ओके सर, आ गया सर। अनु बोलो बच्चा। सर एक डाउट था सर। क्या? सर जैसे सर जो अल्टरनेटिंग करंट होता है सर, तो फिर वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं ना? एसी करंट सर एसी करंट मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बिल्कुल 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 कर सकता है। तो सर उस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर अगर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो सर फोटोन बन जाएगा ना? वो तो फोटोन बन सकता है, बन जाएगा नहीं बेटा। यस सर। बेटा बहुत डाउट पूछ रहे हो तुम लोग यार, आगे नहीं बढ़ पा रहा मैं। थोड़ा पेशेंस रख बच्चा, थोड़ा पेशेंस रख, ज्यादा कुछ खास नहीं इसमें। अब देख बच्चा, देखा जाए हाइजेंस, अच्छा एक बात लिखी लो, हालांकि तुम जान चुके हो बात, फिर भी लिखी लो। क्या? कि वेव ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। ठीक है ना बेटा? और देख हाइजेंस ने अपनी वेव फ्रंट थ्योरी के आधार पे, वेव फ्रंट थ्योरी के आधार पे, है ना बेटा? ठीक है, इसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की चीजों को प्रूव किया, है ना? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मैं भी तुम्हारे साथ प्रूफ कर दे रहा हूं, लेकिन ये पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, है ना? लेकिन बोर्ड के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस या एडवांस के फॉर्म में इंपॉर्टेंस नहीं है ना? तो अब जो मैं कर रहा हूं वो एक डायग्राम है, वो डायग्राम मैं बनाऊंगा, ठीक है बच्चा? लेकिन दोबारा इसमें नहीं पूछोगे। अगर डाउट होगा तो वीडियो को दोबारा देखे ना, खुद समझ जाना, पूछना नहीं दोबारा कैसे। देख बच्चा, तो चलो मैं प्रूव कर रहा हूं बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया जाए हाइजेंस कंस्ट्रक्शन के आधार पे। ठीक है बच्चा, ध्यान देना सब लोग, ध्यान दो। मान लो बेटा ये कोई प्लेन मिरर, ये कोई प्लेन मिरर, ठीक है बच्चा? इस प्लेन मिरर पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके गिरी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके गिरी ऐसे, है ना बच्चा? ठीक है, तो ऐसे अगर बीम आके गिरी है बेटा, तो इसका ऐसा बनेगा वेव फ्रंट, बोलो बनेगा ऐसा वेव फ्रंट, बनेगा ना परपेंडिकुलर, है ना बच्चा? लाइट ऐसे आके गिरी बेटा, और लाइट फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गई एज ए पैरेलल बीम, है ना बच्चा? तो देखो यहां से अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हो बेटा, है ना, तो कहते हो ये हमारा एंगल आई है और ये एंगल आर है। यहां से नॉर्मल ड्रॉ करते हो बेटा, तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है ना बेटा? हमें यही प्रूफ करना है कि आई और आर बराबर है। ठीक है बच्चा, गौर करना। तो देखो बेटा, सबसे आखिरी वेव फ्रंट, सबसे आखिरी वेव फ्रंट रिफ्लेक्शन के पहले, क्या कहोगे? रिफ्लेक्शन के पहले देखो बेटा, ये लाइट पहले पहुंच जाएगी, ये लाइट पहले पहुंच जाएगी बेटा, और ये लाइट बाद में पहुंचेगी, बोलो, है ना? तो यहां से अगर एक ऐसा ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हुआ बेटा वेव फ्रंट, बोलो बोलो, ये आखिरी वेव फ्रंट हुआ, बोलो, है ना? इसका मतलब इस वाले पॉइंट का फेज अगर मैं बोलूं θ1, तो इस वाले पॉइंट का फेज भी कितना हो गया?
θ1 हो गया, है ना बेटा। रिफ्लेक्शन के बाद देखो लाइट ये पहले गिर जाएगी बेटा और ये लाइट गिरेगी बाद में, है ना। देखो जब ये यहां पहुंचेगा तो ये यहां पहुंचेगा, इसका मतलब इतनी दूरी वो तय करेगा। बोलो बेटा, इतनी दूरी तय करेगा, है ना बेटा, ठीक है। तब तक ये रिफ्लेक्ट होके आगे निकल चुका है, बोलो बच्चा, है ना। जब तक यहां से दूरी तय करके यहां पहुंचेगा तब तक ये वाला बीम रिफ्लेक्ट होकर के निकल चुका है आगे, बोलो बच्चा, है ना। और फिर रिफ्लेक्शन वाले के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद का पहला कॉमन वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे बच्चा, बोलो, ऐसे बनेगा वेव फ्रंट, है ना। यहां और यहां इसका फेज मैंने मान लिया θ2, है ना बेटा। इसका मैंने मान लिया θ1 फेज और इसका मैंने मान लिया θ2, है ना बेटा। बात समझा? ठीक है। अब देखना, अब तुम कहोगे बेटा कि θ1 यहां का फेज और यहां का फेज बराबर है ना। चलो इन सब पॉइंट्स का कुछ कुछ नाम दे दिया जाए, है ना बेटा। चलो नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, है ना बेटा, इसको नाम दे दो एम और इसको नाम दे दो एन। ठीक है बच्चा, सबको नाम दे दिया मैंने, ठीक है बेटा। तो देखो अगर तुम इस वाले वेव की बात करते हो, ए वाला पॉइंट को, एन वाले पॉइंट को, अगर मैं ए की बात करूं बेटा एंड एन की बात करूं, है ना, तो देखो बेटा ए और एन का फेज, ए का कितना फेज है θ1 और एन में कितना फेज है θ2, है ना बेटा। तो अगर मैं बात करूं एन की बेटा और ए की बात करूं तो कहोगे θ2 θ1, बोल बेटा, है ना। ठीक है। अब बताओ फेज का इक्वेशन क्या था? फेज का इक्वेशन था बेटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, बोल बेटा, है ना। जब दूरी बदलेगी तो फेज बदलेगा, है ना। तो डिस्टेंस के साथ फेज का इक्वेशन तुम पढ़ चुके थे वेव में, क्या पढ़े थे? के डेल्टा एक्स, बोल बेटा, के डेल्टा एक्स का मतलब क्या? 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, है ना। डिस्टेंस का और फेज डिफरेंस का संबंध ऐसा ही था, के डेल्टा एक्स 2 पाई बाई लैम्डा होता है, के का वैल्यू ये तुम पढ़ चुके हो वेव में, के इज 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, है ना बेटा। इसका मतलब θ2 जो होना चाहिए θ1 प्लस 2 पाई बाई लैम्डा। दूरी कितनी आगे बढ़ा? दूरी कितनी आगे बढ़ा? देखो दूरी आगे बढ़ा है बेटा ए से एन की दूरी, ए से एन की दूरी, है ना बेटा। ठीक है। लेकिन अब इसकी बात करो, अब इसकी बात करो तो इसका यहां कितना फेज था बेटा θ1 और इसका यहां पे कितना है बच्चा θ2, तो उसके लिए क्या लिखोगे? अब बात कर रहे हैं बेटा हम बी एंड एम की, है ना। तो क्या कहोगे? θ2 इक्वल टू θ1 प्लस 2 पाई बाई लैम्डा डिस्टेंस एम बी, बोल बच्चा, होगा। ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों इक्वेशन को देखो, इसका मतलब हो गया बेटा ए एन इज इक्वल टू एम बी, इक्वेशन नंबर 1, है ना बच्चा। ए एन इक्वल टू एम बी, इक्वेशन नंबर 1। अब इस डायग्राम पे फोकस करना, इस डायग्राम पे फोकस करो। ये लाइन, ये रेड लाइन, ये रेड लाइन इस ब्लैक लाइन के परपेंडिकुलर है बेटा, है ना। तो देख बेटा ये एंगल अगर हमारा आई है तो ये पूरा एंगल हो गया 90 माइनस आई, तो फिर ये एंगल हो गया बच्चा हमारा आई। ठीक है। उसी तरह से ये अगर आर है तो ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल हो गया बच्चा हमारा आर। तो यहां जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल को देखो, वो ट्रायंगल कैसा है? एक ऐसा बना है ट्रायंगल बेटा, ये है ए और ये है एन और ये है बेटा बी और ये एंगल है 90, ये एंगल है बेटा आर। ठीक है। अब देखो इस तरफ में ए और ये बी। अब यहां से बेटा ऐसे ये पॉइंट हमारा बेटा एम और ये एंगल हमारा है बेटा, ये आई था, सॉरी ये हमारा आई था, नहीं सॉरी, ठीक है, ये हमारा एन था ना, तो ये हमारा था बच्चा आर, ये हमारा था आर और इस वाले में देखो ये है बेटा हमारा है आई, है ना। अब देख बेटा ये लाइन और ये लाइन तो कॉमन है, ठीक है।
और ये मैंने प्रूफ कर दिया AN बराबर MB, AN बराबर MB, है ना बेटा? ठीक है, बात समझा है ना? और देख बेटा, अगर AN और MB और राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, तो अगर दो साइड एक जैसे हैं और एक एंगल एक जैसा है तो दोनों ट्राइंगल बेटा आइडेंटिकल ट्राइंगल है ना? इसका मतलब प्रूफ हो गया I इज इक्वल टू R। ठीक, लिख ले बच्चा। लिख ले श्वेता, सो बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो सर मुझे ये डाउट पूछना था कि अगर हम लोग आर्टिफिशियली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस कर पाए कि वो फोटोन प्रोड्यूस करे, तो फोटोन एक्चुअली प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? भाई मेरे, तुम जीवन में लाइट का सोर्स देखा नहीं है क्या? देखिए सर। फिर क्यों पूछ रहे हो बातें ये सब? सर दोनों मिलके बनाएंगे फोटोन तो। बेटा दुनिया में सब जगह लाइट ऐसी ही बनती है, यस है ना? हाँ, बस उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए हमें एटम लाना पड़ता है ना? जो एटम में एक्साइट होता है, और जब वो डी एक्साइट होता है तो एनर्जी निकलती है ना? यस। बिना चार्ज का ला पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना चार्ज का ला पाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर नो सर। ओके सर। जल्दी लिखो। नहीं समझ में आया बच्चा, फिर से देखना वीडियो, सिर्फ ज्योमेट्री इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। दोबारा मैं नहीं बताऊंगा बेटा इसमें, अब जल्दी नोट करो। नोट कर ले बच्चा। अब चलो रिफ्रैक्शन प्रूफ करते हैं बेटा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को प्रूफ किया जाए। देखो बच्चा, देख बेटा, ये हमारा एक बाउंड्री। अब हम प्रूफ कर रहे हैं क्या? अब हम आ रहे हैं प्रूफ करने में स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन का लॉ प्रूफ किया गया। देखो कैसे, ये मानो बच्चा एक बाउंड्री, ये मानो एक बाउंड्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है बेटा? अब देख, इसमें मान ले बच्चा लाइट बीम आगे गिरी बेटा पैरेलल, लाइट बीम आगे गिरी बेटा पैरेलल, है ना? तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा बच्चा। इसमें ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना? अब रिफ्रैक्ट करके लाइट इसमें इंटर किया, लाइट इसमें इंटर किया और फिर से बन गया पैरेलल बीम। इन दोनों में यह है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ठीक है बच्चा, है ना? तो ध्यान दे बेटा, इस वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, है ना बेटा? तो लाइट की वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? लाइट की वेलोसिटी इसमें क्या लिखोगे? v1 इक्वल टू c बाई μ1। यहाँ क्या लिखोगे? v2 इक्वल टू c बाई μ2, है ना बेटा? और हर बार वेलोसिटी इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है बच्चा? अब समझ बेटा, फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की वो कभी चेंज नहीं करती। लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर कभी चेंज नहीं करती, इसका मतलब सिर्फ लैम्डा ही चेंज करेगा। इसका मतलब ये λ1 और ये λ2, है ना बेटा? λ1 और λ2। अगर लाइट की स्पीड लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम कम घट गई, लाइट की स्पीड अगर म्यू टाइम्स घट गई बेटा, इसका मतलब यहाँ λ1 जो होगा ये भी घट जाएगा एयर के मुकाबले में म्यू टाइम्स, है ना? स्पीड अगर हो गया 1 बाई म्यू तो एयर के मुकाबले में लैम्डा भी हो जाएगा 1 बाई म्यू। ठीक है? डायग्राम देख बेटा। अब कहोगे रिफ्रैक्शन से पहले
रिफ्रैक्शन से पहले का आखिरी वेव फ्रंट कैसे बनेगा? ऐसा परपेंडिकुलर, ये दो पॉइंट मिले, मान लो इसका फेज θ1, ठीक है बेटा, और रिफ्रैक्शन के बाद का पहला वेव फ्रंट कैसे बनेगा? देखो यू बनेगा बेटा θ2 फेज, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90 और ये भी एंगल 90, ठीक है बच्चा। अब देखो ध्यान से, सब पॉइंट नाम दे दो, ए बी, इसको दे दो एम, इसको दे दिया एन, है ना। अब ध्यान देना बच्चा, फिर से बोलोगे, अगर मैं एम और बी की बात करूं, अगर मैं एम एंड बी की बात करूं, है ना, तो क्या कहोगे? एम के मुकाबले में बी का फेज ज्यादा है, तो बी का फेज क्या है? θ2 इक्वल टू θ1 प्लस 2 पाई बाई λ1 इंटू डेल्टा एक्स, है ना बेटा। और क्या है डिस्टेंस? ये डिस्टेंस है बच्चा m इंटू बी, ठीक है। और अब कहो बेटा a एंड n की बात, अब कहो a एंड n की बात, फिर क्या कहोगे? θ2 इक्वल टू θ1 प्लस 2 पाई बाई λ1 इंटू an, बोल बेटा, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन को देखो बेटा, क्या दिखेगा? mb बाई λ1 इक्वल टू an बाई λ2, बोलो बच्चा, इसमें λ1 इसमें λ2, है ना, तो क्या हो गया? mb क्या हो जाएगा? λ1 लैम्डा बाई म्यू, है ना बेटा, और ये क्या हो जाएगा? an लैम्डा बाई μ2। लैम्डा क्या है बोलो? लैम्डा हमारा है बेटा वेवलेंथ इन एयर, तो क्या बन गया? μ1 mb इज इक्वल टू μ2 an, ठीक है। ध्यान देना ट्रायंगल में। अब देख बच्चा, ये एंगल आई, ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल आई, है ना। अब इस ट्रायंगल में देखो, mb जो होगा बेटा वो क्या होगा? ab साइन आई, ये हो जाएगा μ1 इंटू, ये हो जाएगा ab इंटू साइन आई, है ना बेटा, इक्वल टू μ2 इंटू an में आओ, ये r, ये 90 माइनस r, ये r, na क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा ab साइन r, है ना। अब देखो ab कैंसिल, तो क्या बन गया? μ1 साइन i इज इक्वल टू μ2 साइन r, ठीक है बच्चा, लिख ले। टेस्ला साहब बोलिए। सर मैं पूछ रहा था सर कि जितने भी प्लैनेट्स और हमारे अर्थ के बीच में डिस्टेंस जो नापा जाता है कि इतना लाइट ईयर्स दूर है, तो वो क्या लाइट की हेल्प से, जो भी मतलब लाइट की हेल्प से हम लोग नापते हैं क्या? देखो अब के जमाने में जो नापते हैं वो लाइट से ही नापते हैं, लेकिन पहले के जमाने में ज्योमेट्री से नापा जाता था। पहले के जमाने में ज्योमेट्री से काम करते थे लोग। और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या रहता था सर किसी भी चीज को नापने के लिए? जैसे 1 मीटर लेंथ हो गया, 2 मीटर, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, तो इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता होगा सर? बेटा स्टैंडर्ड लोग का पहले डिफरेंट, पहले के जमाने में बोल रहे हो कि अब क्यों बोल रहे हो बात की भी सर? पहले की भी। अब की बात किया तब तो लाइट ईयर में ही नापते हैं बेटा दूरी, ज्यादातर तो डिस्टेंस लाइट ईयर में ही नापते हैं। और पहले चूंकि सबका यूनिट अलग अलग था, तो सबका तरीका अलग अलग था बेटा, कोई माइल्स नापता था, कोई कुछ से नापता था, है ना। ओके सर। रिसु बोलो। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने रिलेशन बताया था कि ये डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, उस रिलेशन का नाम क्या है? डिफरेंस रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस। ओके सर, थैंक यू। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस का। बोलो भाई जेरी। सर ये V1 और जो डायग्राम के साथ लिखा है ना, V1 और V2, ये एक बार बता दीजिएगा। V1 हमारा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V2 हमारा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। F लैम्डा 1 कैसे हुआ? वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ।
वेलोसिटी ऑफ वेव यस सर। बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है बच्चा। अच्छा हाँ, मैं mu1 से सोच रहा हूँ सर। ठीक है, थैंक कुणाल सर ये जो आपने डेरिवेशन करवाए हैं ये बोर्ड के अंदर आ सकते हैं क्या? हाँ बोर्ड के अंदर आ सकता है डेरिवेशन। ओके। होमवर्क क्या था बताओ कोई। न्यूक्लियर में था होमवर्क। एक्सरसाइज 1 2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 था होमवर्क। 1 में क्या था होमवर्क? 1 कंप्लीट था। ओके मॉडर्न फिजिक्स एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 ये भी था, ठीक है। हाँ मॉडर्न फिजिक्स का एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 भी था। आज के होमवर्क में न्यूक्लियर में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करना है। आज के होमवर्क में न्यूक्लियर का एक्सरसाइज 2 पार्ट करना है बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। अबे क्या कर रहा है? फिर ये बदमाशी क्यों कर रहा है भाई? अब देखो अब नालायक एक नंबर है। लो ये मस्ती क्यों कर रहा है भाई? नहीं करना है डिस्कस।
जिन अल्लाह का बच्चा है निकालो सीट मॉडर्न का। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 निकालो। क्वेश्चन 10 अनम्यूट कर दूं। सर 8 है 9 9 10 होना लिखा है 6 10 करुणा सिंह लिख रहा है 6 6 बता दिया सर आपने 6 बता दिया गलत है शायद 6 बता दिया सर मैंने पूछा था सर 7 पूछ रहा है कुछ अंजलिया कुछ देखो बेटा 7 में कहता है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम Z equal to 3 नेक्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम 5th to 4th ऑर्बिट, 5वें से 4थे ऑर्बिट में आ रहा है बेटा और कहता है कि फ्रॉम द 4th to 3rd ऑर्बिट द रिजल्टिंग रेडिएशन आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मेटल प्लेट। क्या हुआ? Stopping potential for the photoelectrons ejected. The shorter wavelength क्या क्या डिस्कस होगा? 9-4 देखो इस सवाल में कहता है ट्रांजिशन एक तो 5 से 4 हो रहा है और 4 से 3 हो रहा है। देख बच्चा ये n equal to 5 कर लिया, ये n equal to 4 कर लिया, ये n equal to 3 कर लिया। ठीक है 5 से 4 ये हो रहा है ट्रांजिशन और हो रहा है बेटा 4 से हो रहा है 3। अब कहता है रिजल्टिंग रेडिएशन आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मेटल प्लेट एंड इजेक्ट फोटोइलेक्ट्रॉन। आयुष म्यूट कर समझ में आ रहा तुम लोग को? भैया म्यूट है। कौन बकवास कर रहा है? सर सबको म्यूट रखो आप। इस लेवल पे आगे भी यार अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। चल देख भाई, देख बच्चा कहता रिजल्टिंग रेडिएशंस आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मेटल सरफेस मेटल प्लेट एंड रिजेक्ट फोटोइलेक्ट्रॉन्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटोइलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाय द शॉर्टर वेवलेंथ। देख बच्चा शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया? जिसकी एनर्जी बड़ी होगी। इस वाले की बात कहता है बेटा कि इससे हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वह है 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज x इक्वल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सवाल है बेटा। देख z इक्वल टू 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 4 से 3 का डिफरेंस ये हो जाएगा E4 माइनस E3 है ना। E4 माइनस कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए बेटा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर हो गया बच्चा इंटू 9 1/n² माइनस 1/m²। ठीक है तो ये हो गया हमारा 13.6 इंटू 9 इंटू 7/144। ठीक है ये हमारा क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ये गिरा किसके पास? ये गिरा बेटा हमारा, ये गिरा हमारा मेटल सरफेस है बेटा है ना। तो क्या कहोगे E माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू होना चाहिए बच्चा K मैक्सिमम और ये होना चाहिए हमारा कितना E इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल। E तुम निकाल चुके माइनस 13.6 इंटू 9 इंटू 7/144 माइनस ऑफ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ये तो बच्चा 3.95। तो वर्क फंक्शन निकाल लो। ठीक है
आगे चलो, आगे बोलो बच्चा। 9 पूछना है निमिष को, 9 और 10। देखो बच्चा 9 नंबर सवाल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x if magnetic field strength at the center of hydrogen atom caused by electron moving along the first orbit is x/2 टेस्ला। कहता है हाइड्रोजन एटम का जो पहला ऑर्बिट में, हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट में के वजह से जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, वो क्या लिखोगे? तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हो? B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू V क्रॉस R, V क्रॉस R बाई R क्यू इन होगा रे। तो V क्रॉस R सर्कुलर मोशन के लिए 90 हो जाएगा बच्चा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, V क्रॉस R हो गया बेटा V, और R हो जाएगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब तुमको V पता है, V का वैल्यू पता है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2.16 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तुमको रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ही पता है 0.53 एंगस्ट्रम, है ना। अब यहाँ पुट करो, वैल्यू निकालो बच्चा। अमित को डाउट पूछना है, टाइम टेस्ट करो अमित। 10 देखो, बोलो अमित क्या पूछना है? सर ये 9th वाले क्वेश्चन में R इक्वल्स टू mv बाय qb से कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है सर। R इक्वल टू mv बाई क्यूबी क्यों पुट करेंगे बेटा? ये R इक्वल टू mv बाई क्यूबी तो वो है जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो, अच्छा है ना। यस हाँ 10 नंबर देख, रेडिएशन फ्रॉम ए हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब गोस थ्रू ए फिल्टर which transmit only waves of wavelength greater than 4400 angstrom and is incident on a metal of work function 2 electron volt. The stopping potential is n into 10 power minus 2 volt. Find the value of n. देख बच्चा, इस क्वेश्चन में कहता है बेटा कि रेडिएशन फ्रॉम ए हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब goes through a filter which transmits only waves of wavelength greater than 4400 एंगस्ट्रम। देख बच्चा, लैम्डा जो है 4400 एंगस्ट्रम से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब एनर्जी क्या होना चाहिए? तो कहेंगे 12400 बटा 4400 एंगस्ट्रम। डबल जीरो कट गया बेटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 124 डिवाइड बाई 44, ये आएगा 2.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चा, तो देखो 2.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का होना चाहिए, है ना। तो 2.81 से कम एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी लिखते हो? फर्स्ट का एनर्जी -13.6, सेकेंड का एनर्जी -3.4, थर्ड का एनर्जी -1.5, है ना। फोर्थ का एनर्जी 0.85, फिफ्थ का एनर्जी 0.55। ठीक है बेटा, अब सोच, देख तो बच्चा ये वाला एनर्जी अलाउड है कि नहीं? बोलो, नहीं है ना बच्चा, क्योंकि डिफरेंस लिखा है 2.81 से कम होना चाहिए। तो 2.81 से कम अगर मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस देखोगे तो क्या मिलेगा? 2.81 से कम मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस यही हो सकता है। बोलो बोलो, यही है ना पॉसिबल? इसका मतलब एनर्जी कितना मिलेगा? तो कहोगे 3.4 माइनस 0.85 इज 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा, होगा? ठीक है, तब देखो 2.65 का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है बेटा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है बेटा, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें चाहिए बेटा क्या? हमें चाहिए एन का वैल्यू, हमें चाहिए एन का वैल्यू। तो कितना ऊपर गए? स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी एस बराबर ई माइनस डब्ल्यू, ये हो गया बेटा 0.65।
इसका मतलब वी एस इक्वल टू क्या होगा, वी एस इक्वल टू होगा हमारा 65 इंटू 10⁻⁻²। समझ गया? बच्चा बार बार कुछ लिख रहा है, बोल बच्चा। हेलो, चला गया ये। कुणाल गुप्ता, सर एक्टिविटी की ऐसा यूनिट बता दीजिए। अरे भाई एक्टिविटी का ऐसे बता चुका तुमको था मैं, डीपीएस लिखवाया तुमको नहीं, डीपीएस बोलते हैं बेटा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है हमारा कितना, और एक होता है प्रैक्टिकल यूनिट बैक्वेरल, है ना बेटा, एक होता है फिर प्रैक्टिकल यूनिट क्यूरी, ठीक है। तो बैक्वेरल जो हमारा है बेटा वो डीपीएस के बराबर ही होता है, बैक्वेरल डीपीएस के बराबर होता है, लेकिन 1 क्यूरी क्या होता है 3.2 10⁸8। अच्छा वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, हाँ सही बात है, ये 2.55 होगा बेटा, ये 2.55 होगा, तो ये 0.55 आएगा तो 55 होगा, ठीक है। आगे चलो 11 कहता आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक बोर एटम इज 4 रेडबर्ग। कहता है बेटा हाइड्रोजन लाइक कोई एटम है, उसको आयोनाइज करने के लिए लगेगा 4 रेडबर्ग। इफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted when the electron jumps from first excited state to the ground state is n meter, if the radius of first orbit of this atom is r meter, then the value of n by r is, सिंपल तो है बच्चा, ये क्या दिक्कत है बताओ, सिंपल सवाल है भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ रे, कि इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर भेजना है बेटा, बोलो, है ना। इसका मतलब क्या होगा, देवेश को पूछना है, बोलो देवेश। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन आपने 2 बताया था कि ये 4 से 2 वाला हो रहा है, तो सर 5 से 4 वाला में क्या दिक्कत हो रही है सर? देखते हैं करके बताओ, 5 से 4 करके बताओ तो बेटा कितना आएगा डिफरेंस। 0.3 आ रहा है सर। 0.3 आ रहा है बच्चा। यहाँ कितना वर्क फंक्शन है? अच्छा सर मैंने वो देखा नहीं, सॉरी सर। समझ में आ गया बच्चा? हाँ सर मैंने वर्क फंक्शन नहीं देखा था। कोई बात नहीं बच्चा। अब देखो कहता है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक बोर एटम इज 4 रेडबर्ग, ठीक है बच्चा। वेवलेंथ हमारा ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इज एन मीटर, है ना बेटा। और कहता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, देख बच्चा आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया बेटा 1 से इंफिनिटी, तो 1 से इंफिनिटी क्या लिखोगे, ई इंफिनिटी माइनस E1 इक्वल टू, ये कितना दिया है, ये दिया है 4 रेडबर्ग 4R, ठीक है। इसका मतलब हो गया बेटा E1 इक्वल टू -4R, ठीक है। अब कहता क्या देखो, अब कहता है बेटा द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, है ना बेटा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया E2, E2 कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए बेटा E1/4 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया बेटा ये 4R डिवाइड बाई 4, इसका मतलब हो गया -R, बोल बेटा, ठीक है। तब कहते हैं इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 3R, 3R इक्वल टू hc/λ1, तो λ1 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा hc/3R, इक्वेशन नंबर 1, λ1 निकल गया। अब कहता है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम इज r मीटर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना होगा किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो r इक्वल टू क्या होगा रे, r इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ दिस एटम इज r मीटर, देन द वैल्यू ऑफ n। अच्छा पहले इसका r निकालने के लिए बेटा हम लोग को इसका एटॉमिक मास नंबर निकालना पड़ेगा, नहीं, एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये 4R है
है ना रे? तो E इक्वल टू E नॉट Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, इसका मतलब बेटा Z इक्वल टू 2 होना चाहिए। बोलो, ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये 4 गुना है ना, हाइड्रोजन का 4 गुना है ना ये, तो Z स्क्वायर का होता है ना प्रोपोर्शनल, तो Z हो गया बच्चा 2। तो R इक्वल टू क्या लिखते हो? R नॉट Z स्क्वायर बाई N, N स्क्वायर बाई Z, R नॉट N स्क्वायर बाई Z, अरे यार, R नॉट N स्क्वायर बाई Z, है ना बच्चा? तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट हो गया बेटा R नॉट, कितना होता है? 0.53 एंगस्ट्रम, 0.53 एंगस्ट्रम इंटू N स्क्वायर 1 डिवाइड बाई Z हो गया बच्चा 4। अब कहता है ये लैम्डा और ये R का रेशियो निकालना है बेटा, कर ले, थोड़ा गंदा आएगा कैलकुलेशन लेकिन कर लो। आगे पूछो, ये तो खत्म हो गया। अब निकालो न्यूक्लियर, कुछ को पूछना है 8 नंबर, 8 नंबर पूछना है कुछ को भाई। देखो 8 में, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट collides with a hydrogen atom in the ground state. As a result of the collision, the atom is excited to higher energy state and the electron is scattered with a reduced velocity. The atom subsequently return to the ground state and emission of wavelength of energy इतना मीटर, velocity of scattered electron is इतना, तो value of n क्या होगा? सिंपल है बच्चा, देखो देखो बेटा, ग्यारह देखना है लोग केंद्र को, देखो भाई 11 देख लो, 11 अब चलो 8 देखो, 8 नंबर कहता है बेटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देख बच्चा, कहता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जाके टकराया किससे? हाइड्रोजन एटम से, जो कि ग्राउंड स्टेट में था। एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन द एटम इज एक्साइटेड टू ए हायर एनर्जी स्टेट। कहता है ये हमारा ग्राउंड स्टेट में था बेटा, इसका मतलब इसमें n इक्वल टू 1 पे था। चलिए रहा पेन क्या हो गया? देख बेटा, n इक्वल टू 1 पे था पहले ये, अब चला गया n पे, ठीक है। अब कहता है बेटा द एटम सब्सिक्वेंटली रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट विद इमिशन ऑफ रेडिएशन इतना। जब वापस ग्राउंड स्टेट में आया बेटा तो इतने वेवलेंथ का फोटोन निकला, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब भी किया होगा उतना ही। कितना एब्जॉर्ब किया होगा? तो एब्जॉर्ब किया होगा बेटा hc बाई लैम्डा, इसका मतलब 20 इंटू रेज़ टू पावर माइनस 26 डिवाइड बाई लैम्डा हो गया 1.216 10 पावर माइनस 7। ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा इसमें एनर्जी कंजर्व कहोगे तो पहले की एनर्जी E इनिशियल और बाद की एनर्जी E फाइनल। तो पहले का एनर्जी कितना? तो कहेगा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 20 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 शुड बी इक्वल टू फाइनली कितना? ये एनर्जी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 बाई 1.216 इंटू 10 पावर माइनस 7 प्लस इतने स्पीड से बेटा निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो प्लस हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 पावर माइनस 31 इंटू वी स्क्वायर। अब वी निकाल लो, ठीक है। बोलो भाई रेजोनाइट। हेलो बेटा क्या बोलना है? हाँ सर, मैं बीमार था सर, इसलिए मेरा ये पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ना वो चैप्टर छूट गया है सर, और मॉडर्न फिजिक्स का भी एक्सरसाइज बचा हुआ है। तो सर अगर हम इसको मतलब पूरा सीट अगर नहीं बनाना चाहे तो कौन सा एक्सरसाइज बना ले? एक्सरसाइज 1 बना लो, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 बना लो, ठीक है। और एक्सरसाइज 3
नहीं बनाए। मत आइए बनाओ। देख बेटा एक्सरसाइज 3 जो है ना वो लर्निंग मटेरियल नहीं है, समझो बात को। एक्सरसाइज 3 जो हमारा है ना बेटा, वो हाँ। रिवीजन मटेरियल है। अपने आप को क्रॉस चेक करना है ना, कि पिछले जो एडवांस के लेवल जेई मेन के लेवल में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 बना के सर मतलब हो जाएगा अभी हो जाएगा, बिल्कुल अभी के लिए काम इतना ही काफी है। ठीक है चलो बोलो बेटा रेडी। इसमें कहाँ तक करना है डिस्कस हम लोग को? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 करते हैं ना हम लोग। पार्ट 1 की पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 करना है। चलो बोलो सेक्शन सी में क्या पूछना है? सेक्शन सी में पूछना है कोई? नहीं पूछना है। सेक्शन डी, सेक्शन डी में पूछना है कोई? है ना? देख बेटा t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे नंबर ऑफ लाइव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ लाइव न्यूक्लियाई हमारा हो गया बेटा n नॉट। कितना हो जाएगा n नॉट? तो मास दिया है 10⁻⁻⁶। मास को मोलर मास से डिवाइड करो, मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा हमारा क्या? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल में इसको मल्टीप्लाई करो 6 × 10⁻23 है ना, तो इतने न्यूक्लियाई आ जाएंगे बेटा। ठीक है अब कहो t इक्वल टू 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद क्या हो जाएगा n? तो कहेंगे n नॉट इंटू e⁻⁻ इंटू t। इसका मतलब हो गया ये n नॉट इंटू e⁻⁻ ln2/t½ 15 और टाइम हमारा 1 आवर। ठीक है अब इसको निकाल लो क्या कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड कितना टूट गया, तो हो गया बेटा n नॉट माइनस n, और जितना वो टूट गया उतना ही बीटा पार्टिकल निकले होंगे, तो हर एटम से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। ठीक है आगे देखो d1 का, d1 चाहिए। d1 कहता है बीटा डीके ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री न्यूट्रॉन टेक्स प्लेस विद ए हाफ ऑफ लाइफ ऑफ 14 मिनट, फाइंड डीके कांस्टेंट, एनर्जी लिबरेटेड इन द प्रोसेस। कितना सिंपल है बेटा। बी पार्ट के लिए एनर्जी कितनी निकलेगी? Q बराबर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा m क्या है? मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास ऑफ रिएक्टेंट क्या था? सिर्फ मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों हमारा क्या हो गया बच्चा? प्रोडक्ट। इंटू कर लो सी स्क्वायर, खत्म। E2 E3 D3 पूछना है किसी को? D3 स्पेसिफिक एक्टिविटी फॉर्मूला यूज करो। E3 चाहिए इसका। देखो बेटा E3 में कहता है फॉर द ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन फाइंड द रेट एट विच ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर कंज्यूम टू प्रोड्यूस 1 मेगावाट। Q वैल्यू दिया है बेटा इतना। जब Q वैल्यू तुमको दिया है इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक रिएक्शन में इतना एनर्जी चाहिए, एक रिएक्शन में इतना एनर्जी मिलेगा तुमको, एक रिएक्शन में इतना मिलेगा, तो फिर इतना एनर्जी के लिए नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकंड कितना चाहिए? नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकंड निकाल लिए तो नंबर ऑफ एटम पर सेकंड निकल गया, नंबर ऑफ एटम पर सेकंड निकल गया तो नंबर ऑफ मोल पर सेकंड निकल गया, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो मास पर सेकंड आ गया बच्चा, है ना। E2 कहता है एनर्जी रिवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्यूजन रिएक्शन is to be used in the production of power, assuming the efficiency of process be 30%. Find the mass of deuterium that will be consumed in a second
फॉर एन आउटपुट ऑफ 50 मेगावाट। तो पहले बेटा एक रिएक्शन का डेल्टा MC स्क्वायर निकालो, एक रिएक्शन का डेल्टा MC स्क्वायर निकालो। एक रिएक्शन निकाल लोगे एनर्जी, तो फिर 50 मेगावाट के लिए कितना रिएक्शन चाहिए, कितना रिएक्शन चाहिए, तो मास भी निकल जाएगा। अब खुद से कर सकते हो बच्चा, तुम अब खुद से कर सकते हो। चलो आगे का देखो, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, ये कल करेंगे डिस्कस। चल बच्चा, एक्सरसाइज बच्चा मॉडर्न ही बची है क्या? मॉडर्न कल दे देंगे, चलो मॉडर्न का होमवर्क कल दे देंगे, पहले इसका कर लेना, ठीक है बच्चा? चल बाय बच्चा।